चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक का नाम और चैप्टर का नाम अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं और एकदम काफी बेसिक तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है मूविंग चार्ज, चार्ज यहाँ पे मूव होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक चार्ज एंड मूविंग चार्ज से में डिफरेंस क्या है। तो देखो अगर स्टैटिक चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है, या देखने को मिलता है, तो स्टैटिक चार्ज सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जैसे ही हम लोग मूविंग चार्ज कंसिडर करते हैं या देखते हैं, मूविंग चार्जेस की बात होती है, ठीक है, वो दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज से बहुत साल पहले सभी लोग ये मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिफरेंट है और मैग्नेटिज्म जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में एक अच्छे फ्रेंड है। तो लेकिन ये जो फ्रेंड वाला जो बात मैं बता रहा हूं, तो कोई ना कोई आदमी तो होगा जो बताया होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा कि नहीं ये दोनों में काफी अच्छा रिलेशन है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं? प्रिया, कुणाल, आप लोग बता सकते हैं वो साइंटिस्ट कौन था? क्लास 10th में ही बताया गया है इस चीज को। तो उस इंसान का नाम है ऑरस्टेड। क्या बोलोगे? ऑरस्टेड। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। चलिए, ऑरस्टेड ने सबसे पहले बताया था और क्या ऑब्जर्व करा था वो भी मैं लिख देता हूं। ऑब्जर्व द interrelation between electricity and magnetism। ठीक है, तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था जिससे उनको पता चल गया था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है आपस में एक अच्छे दोस्त है, एक अच्छा रिलेशन बनाता है और ये दोनों के बीच में एक अच्छा इंटर रिलेशन है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? तो उन्होंने क्या करा, सिंपल सा एक सर्किट बनाया। ठीक है, ये सर्किट बनाया और यहाँ पे रख दिया मैग्नेटिक कंपास। क्यों रखा भाई मैग्नेटिक कंपास? आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास जो है, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। सॉरी बच्चों, एक थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑर्स्टेड ने एक क्या करा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि दोनों में कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक सिंपल सा सर्किट लिया। ठीक है, ये पावर सप्लाई हो गया आपका, ये आपका की हो गया। ठीक है, की को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिया उन्होंने मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास लेने का मतलब क्या था? तो उनका मतलब ये था मैग्नेटिक कंपास लेने का कि अगर मान लो करंट फ्लो करता है, अगर इसके ये आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या बनाता है तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट करता है, जब वो आसपास मैग्नेटिक सर्कमस्टेंसेस में रखा जाए। ठीक है, तो ऑरस्टेड ने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे ही उन्होंने स्विच को क्लोज करा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ये जो है कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर गया। तो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आसपास जो है वो क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। और जरा ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, इसलिए ये डिफ्लेक्ट करा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो वायर जो है ये ओपन होना चाहिए, ये वायर जो है वो ओपन होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ये ओपन वायर और क्लोज वायर से मतलब क्या है? तो देखो, घर में जो आप लोग वायर देखते हैं ना, उसको ऊपर से छूते तो करंट नहीं लगता आप लोगों को। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन लेयर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज अगर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट आपको ओपन वायर लेना है जिसमें इंसुलेशन लेयर ना हो, तब जाकर के अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये किसने बताया? ये बताया आपके ऑस्टेड ने, ठीक है। बट ये एक चीज बताना भूल गए। अच्छा, मैं ये भी लिख देता हूं यहाँ पे आप लोग के लिए नोट बना करके। व्हेन अ करंट passes through open wire, then it produces a magnetic field around it, ठीक। उसके बाद फिर बच्चों को क्या होता है ना, बड़ा दिक्कत होता है कि सर एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो बेसिकली लोग डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं, तो सर हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप मैग्नेटिक कंपास देखोगे ना, तो ये जो आपका कंपास है तो एक तरफ क्या होता है, रेड रहता है, ये पार्ट जो होगा वो रेड होगा, ठीक है। तो आप क्या करना है कि रेड वाले पार्ट को नॉर्थ के तरफ कोइंसाइड कर देना। तो नॉर्थ के तरफ अगर आपने रख दिया तो नॉर्थ इधर तो इधर साउथ होगा, तो उसके बाद ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब आप अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रेड वाला पार्ट को आपको नॉर्थ पे रखना है, उसके बाद साउथ ईस्ट वेस्ट सारा डायरेक्शन आप पता कर लोगे, ठीक है। एकदम बेसिक, मतलब कुछ भी आपके दिमाग में आए ना, मैं उससे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एकदम आराम आराम से वीडियो देखिए और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार और मैं इसको बता देता हूँ। स्विच को क्लोज करा, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आने से क्या हुआ, हमको समझ में आ गया कि भैया आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तभी कंपास में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई इंटर रिलेशन है, मतलब कोई कनेक्शन तो है भैया, ठीक है। बट ऑस्टेड ने एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑस्टेड ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ऑस्टेड आपको ये नहीं बता पाए हाउ मच magnetic field, how much magnetic field produces because of current carrying wire। मतलब ये नहीं बता पाए कि भैया कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दैट करंट कैरिंग वायर, ये नहीं बता पाए वो, ठीक है। तो क्वेश्चन राइज हुआ, ये नहीं बता पाए। तो अब इसको, इसका जो आंसर दिया उस साइंटिस्ट का नाम था बायोट-सैफर्ट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सैफर्ट लॉ, बायोट-सैफर्ट लॉ, ठीक है। अब बायोट-सैफर्ट लॉ ने क्या बताया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम देखते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि भैया एक इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर ले लो। तो इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर कैसा दिखेगा, ये डॉट 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 कर दिया और ये वायर ले लिया और नीचे से भी डॉट डॉट कर दिया, मतलब इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर हमने ले लिया, ठीक है। अब इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर से हम क्या फ्लो करवा रहे, करंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करा कि इस वायर को हम लोगों ने स्मॉल 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 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अगर स्मॉल स्मॉल लेंथ एल है, अगर स्मॉल स्मॉल हिस्सों में बांटोगे तो डीएल हो जाएगा, है ना, स्मॉल सेगमेंट लेंगे तो डीएल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट पी पे
हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी। तो स्मॉल करंट एलिमेंट से मतलब क्या है सर, सबसे पहले बताइए सर करंट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्मॉल स्मॉल हिस्सों में बांटा ना, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये स्मॉल हिस्सों में बांट दिया मैंने, चलो ये दे दिया मैंने, स्मॉल हिस्सों में बांट दिया मैंने। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा तब तक ये डीएल होगा, जब ये करंट फ्लो करने लगेगा ना तो ये हो जाएगा आईडीएल। इसी आईडीएल को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, इसको बोल देंगे आर वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से एक एंगल अभी थीटा बनेगा, ये थीटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो केस 1 केस 2 में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। इसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताता हूँ मैं, ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, तो वो होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl, इस पे वेक्टर लगा देंगे, इनटू आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला और ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बस छोटा सा आपको और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। अगर आर कैप क्या होता है, दैट इज यूनिट वेक्टर, ये होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो अब क्रॉस को, अगर क्रॉस हम लोग रिमूव करते हैं तो साइन थीटा लगता है, और डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो कॉस थीटा लगता है। ये सब छोटी छोटी बातें जो वेक्टर में आपको पढ़ना चाहिए था, और नहीं भी पता है तो बस ये जान लो, मैंने हिंट के तौर पे बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डीबी है ना, डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल। अब ये हो गया साइन थीटा, क्रॉस हटा दिया तो साइन थीटा, उसके बाद ये आर कैप की जगह मैं लिखूंगा आर वेक्टर अपॉन, नीचे आर आएगा तो 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर से एक आर में अगर कैंसिल आउट कर देता हूँ तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये वेक्टर के टर्म में है और ये मैग्नीट्यूड के टर्म में। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला हम लोग तब तक यूज करेंगे जब हमसे एक स्मॉल सेगमेंट की बात की जाएगी, बट अगर पूरे वायर की बात की जाएगी तो उस समय हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उस समय हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे तो डी तो गायब हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा v वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला जो मेन इक्वेशन है इसी पे लिख देता हूँ, that is a mu naught I dl है ना, क्रॉस आर कैप ऑन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन लगा देने मतलब क्या हो गया, हम लोग फुल वायर की बात कर रहे हैं, और डीबी रहेगा तो जो स्मॉल सेगमेंट लिए थे उसकी बात हो रही है। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे सभी देख रहे होंगे सर ये जो म्यू नॉट है ना वो नया देख रहे हैं, और इसी का मिलता जुलता हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था सर एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट आपने बताया था सर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो सर ये म्यू नॉट क्या है, तो सबसे पहले म्यू नॉट की वैल्यू जान लो। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब तुम बोलोगे सर इसका यूनिट भी बताते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर ये म्यू नॉट है क्या, तो म्यू नॉट जो है दैट इज कॉल्ड द permeability of free space। क्या है, permeability of free space, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, अब सर ये permeability है क्या, होता क्या है, तो इट शोज, देखो हर एक चीज को मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, ये मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। फिर दूसरी चीज सर यूनिट बताइए, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप लोग बोलो सर टेस्ला, है ना। तो जैसे मान लो, जैसे अभी फॉर्मूला था हमारे पास dB इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl क्रॉस r के अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे म्यू नॉट चाहिए, म्यू नॉट का यूनिट चाहिए इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जब r उधर जाएगा ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर करंट के लिए एम्पियर इनटू फिर ये डीएल के लिए हम लोग मीटर लिख देंगे, तो m से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा टी एम अपॉन ए। तो म्यू नॉट का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। यूनिट भी आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये म्यू नॉट में कंफ्यूजन मत होना, म्यू नॉट को इधर रख देना, ये आई नीचे जाएगा, डीएल नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये यूनिट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ थीटा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो सर कैसे, तो देखो अगर मान लो थीटा हम 0 कर दें, केस वन क्या बोला मैंने, थीटा इक्वल्स टू 0। अब थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट पी जो है वो एक्सिस पे हो जाएगा, पॉइंट पी जो है वो एक्सिस में हो जाएगा। तो पॉइंट पी अगर तुम यहाँ रख दो तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होगा तो भैया डीबी निकलेगा। तो तुम बोलोगे सर कैसे, तो साइन थीटा हुआ था, तुमको पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0, तो तुम्हारा डीबी क्या आ जाएगा, डीबी कंप्लीटली 0 नहीं हो जाएगा। कैसे, तो भाई फॉर्मूला अभी लिखवाया था, डीबी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी बताया था ना पीछे में, ठीक है। तो जब जैसे ये थीटा 0 हुआ, मतलब पी पॉइंट एक्सिस पे हो जाएगा, तो एंगल थीटा तो कुछ भी नहीं होगा, और तुमको पता है यहाँ जैसे 0 पुट करेंगे साइन 0 तो सब 0 हो जाएगा, तो डीबी क्या हो जाएगा 0। केस 1, केस 2, केस 2 कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर ले ले, तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये जो पॉइंट भी हम ऐसे लिए थे ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो b इक्वल टू db जो है हमारा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम क्यों होगा, तो भैया तुमको पता है कि साइन 90 क्या होता है 1, है ना, 90 पे ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम देता है, तो ये तो मैथमेटिकली भाषा से हो गया ये, ठीक है। बट मैं आपको फिजिक्स की भाषा में बताऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम लोग डायरेक्शन सीखेंगे। डायरेक्शन कैसे सीखेंगे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ करके रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही मजा आएगा पढ़ाने में आप लोग को। कैसे, तो जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया एक बात बताओ कि अगर ए क्रॉस बी करता हूँ, ए क्रॉस बी करता हूँ, तो मैंने पूछा इसका भैया डायरेक्शन क्या होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे सर, तो जैसे मान लो आई क्रॉस जे करते थे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता था, के कैप नहीं होता था, होता था, रिजल्ट के कैप आता था। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे इसके इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा, परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन ही सीखेंगे, और उस समय मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा और आप लोग को अच्छे से विद द एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों को आई होप सारा कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक तरीके से बताया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक और इसमें वीडियो लेक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को, मतलब बेसिक से तो कराया ही, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं देखता हूँ एक बार और कोशिश करूंगा आप लोगों से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।